सोच लो फिर, ठीक है, पक्का। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आज हम एक रीडिंग का टेस्ट सॉल्व करेंगे और इस टेस्ट को अच्छे से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन उर्दू में करूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। और जो टेस्ट हमने करना है वो इंग्लिश में ऑब्वियसली, तो उसको तो हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा आपको बताऊंगा, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस सारी उर्दू में दूंगा ताकि आप ठीक जगह पे पैसेज पे पहुंचे। अच्छा, आज जो हम टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं ये है जनाब एकेडमिक रीडिंग का टेस्ट। तो आप में से जो लोग जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि जो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का पार्ट 3 होता है ना, वो सबसे मुश्किल होता है, और जो एकेडमिक रीडिंग का पार्ट 1, 2, 3 है वो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के पार्ट 3 के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें लॉन्ग पैसेज है, तो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के पार्ट 3 में लॉन्ग पैसेज होता है और वो सबसे मुश्किल लगता है। तो अभी जो हम 3 पैसेजेस सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनका तीनों पार्ट्स में यानी सेक्शन 1, 2, 3 में स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अभी एक बड़ा जहाज उड़ाने लगे, बड़ी ट्रक चलाने लगे, ट्रक चलाने के बाद जब आप छोटी गाड़ी चलाएंगे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, अब जब भी आपने टेस्ट सॉल्व करना है आप लोगों ने सबसे पहले देखना है टाइटल क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है नटमेग, अ वैल्यूएबल स्पाइस। अब नटमेग का उर्दू में मतलब नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीडिंग में कोई 20-30% वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनका अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता तो आपका काम चलेगा, ठीक है, और बाकी मोर देन 50% वर्ड्स आपको आते होंगे, मतलब वो वही है ना, हेल्पिंग वर्ब्स हैं और वर्ब्स हैं और वो एडजेक्टिव्स एंड ऑल दैट। अच्छा, उसने बोला नटमेग अ वैल्यूएबल स्पाइस। स्पाइस कहते हैं जनाब आपकी जो नहीं होती मसाला जात, तो जो लोग किचन में काम करते हैं उनको पता है नटमेग क्या होता है। एक किचन में यूज होने वाली एक मसाला है नटमेग, ठीक है, जिसको आप नहीं गरम मसाला कहते हैं, उसमें ये डलता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने टाइटल पढ़ लिया आपको क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पे हमें नटमेग के बारे में बताएगा, क्या है, कहाँ से आई, किसने काश्त की, किसने बेची, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस तरह की चीजें आएंगी। इसके बाद आपने फट से छलांग लगा के आना है क्वेश्चंस पे, और आपने 13 के 13 क्वेश्चंस को एक दफा देख लेना है। आई एम नॉट शेयरिंग द वीडियो, ओके, शेयर द वीडियो, ओके। अच्छा, आपने 13 के 13 क्वेश्चंस को ना जल्दी से देखना है और ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन टाइप से स्टार्ट लेना है। अब अगर आप देखें ना 1 to 4 ये आपके हैं सेंटेंस कॉम्प्लीशन, बड़ा अच्छा स्टार्ट यहां से आपका हो सकता है। उसके बाद 5 to 7 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और 8 to 13 फिर सेंटेंस कॉम्प्लीशन है। तो बेहतर ये है 1 to 4 पहले करें, फिर 8 to 13 कर लें और उसके बाद आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर लें, ठीक हो गया। तो ये ऑर्डर आपने डिसाइड करना है, कोई जरूरी नहीं है कि नंबर 1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है, और सारा जो आपको क्वेश्चंस आसान लगते हैं पहले आप उनको करेंगे, फिर जो मुश्किल लगते हैं उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब यहां पे दिया हुआ है द नटमेग ट्री एंड फ्रूट। इसका मतलब है कि नटमेग का जो दरख्त है और उसपे जो फल लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता करनी है कि कहां पे है, और फिर उसने वर्ड यूज किया लीव्स का। अब जरा वापस आए पैसेज पे, ट्री का वर्ड आपको पहले पैराग्राफ में नजर आ रहा है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, जो पहले के 4-5 क्वेश्चंस है ना उसका आंसर या तो पहले पैराग्राफ में होगा या मैक्सिमम हुआ भी तो दूसरे में होगा, अगर क्वेश्चन टाइप है सेंटेंस कॉम्प्लीशन। जो पहले 4-5 क्वेश्चंस हैं उसका आपको आंसर पहले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर जनरल ट्रेनिंग, उसमें भी इसी तरह ही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं लीव्स ऑफ द ट्री। ट्री कौन सा है जनाब, नटमेग का। अब हमने पूरे नटमेग की बात करी। ट्रीज ऑफ द लीव आर डैश इन शेप, के पत्तों की शेप जो है वो कैसी होती है। आइए जरा फर्स्ट पैराग्राफ पे, थर्ड लाइन फुल स्टॉप के बाद में पढ़ रहा हूं, फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। द ट्री इज थिकली ब्रांच्ड विद डेंस फॉलिएज ऑफ टफ डार्क ग्रीन ओवल लीव्स। अब इसमें शेप कौन सी है, ओवल, ठीक हो गया। जिसको नहीं समझ आएगी वो डार्क भी लिख देगा, वो ग्रीन भी लिख देगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, डैश इन शेप, तो इनमें से शेप जो है वो है ओवल, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ओवल। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर आपने करना है। अब साथ ही आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। डैश सराउंड्स द फ्रूट। अब जरा यहां देखिए, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, नटमेग की। तो नटमेग का जो फ्रूट है कोई ऐसी चीज जो उसको ढांप के रखती है,
जैसे नहीं आप नारियल खरीदते हैं तो नारियल को भी ढांपा होता है, अब सराउंड्स की जगह पे सराउंड का वर्ड आ सकता है, इनकेस्ड का वर्ड आ सकता है, कवर्ड का वर्ड आ सकता है, कुछ भी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे और देखना है कौन सी चीज है जो उसको ढांप के रखती है। ओवल लीव्स के बाद मैं पढ़ रहा हूं, एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल येलो बेल शेप्ड फ्लावर्स, ये बेल शेप्ड जो है ना ये फ्लावर्स की शेप है, ठीक है। एंड पेल येलो पेयर शेप्ड फ्रूट्स, द फ्रूट इज इनकेस्ड, इनकेस्ड का क्या मतलब है, सराउंडेड, कवर्ड, ठीक है, इनकेस्ड इन अ फ्लैशी हस्क। अच्छा अब क्या होता है जब भी आपको वन वर्ड ओनली देते हैं ना, नाउन के साथ लाजमी एक एडजेक्टिव देंगे, एक एक्स्ट्रा वर्ड। फ्लैशी का मतलब है चमकीली, हस्क एक्चुअल आंसर है। अब जिसको नहीं समझ आएगी वो फ्लैशी लिख देगा, और अगर आपने दोनों वर्ड्स लिख दिए फ्लैशी हस्क तो भी आपका आंसर गलत होगा। क्यों होगा, वन वर्ड ओनली है, ठीक है। अब ये डिसाइड करना है कि दोनों वर्ड्स में से नाउन कौन सा है, ठीक है, और आमतौर पे नाउन आखिर वाला होता है आमतौर पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, हस्क। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमैग। अब जरा देखें, जो नटमैग का मसाला बनता है वो इस दरख्त की कौन सी चीज के साथ बनता है, यानी दरख्त, नटमैग का दरख्त है, उस दरख्त के पत्तों से बनता है, उस दरख्त के ट्रंक से बनता है, किस चीज से नटमैग का मसाला बनता है। पहले पैराग्राफ पे आ जाएं, हस्क के बाद मैं पढ़ने लगा हूं। When the fruit is ripe, this husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple brown shiny seed 2 to 3 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounded by a lacy red and crimson covering called an aril. ठीक है, अब जरा इसको देखिएगा कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला। The dash is used to produce the spice nutmeg. Nutmeg जो spice है वो किस चीज से बनती है। They use the when the fruit is ripe, this husk splits into two halves, and then they use the word seed. Okay, lacy crimson covering called an aril. अच्छा, seed को क्या कहते हैं, aril। आंसर अभी नहीं आया, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, aril. These are the sources of two spices. अब कंफ्यूजन यहां पे शुरू होगी, दो मसाले बनते हैं इससे, ठीक है, नटमैग एंड मेस। अब हमने देखना है कि जो उसने हमें क्वेश्चन में नटमैग बोला है ना, अब हमने देखना है कि नटमैग किससे बनता है। फॉर्मर, फॉर्मर का क्या मतलब है, फॉर्मर का मतलब है जिसकी पहले हमने बात की, जैसे नहीं बोलते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर हस्बैंड, ओके, पहले वाला ये फॉर्मर वाइफ या जो भी है, ठीक है। फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड। अब ड्राइड सीड से क्या बनता है, नटमैग बनता है, तो आंसर क्या होगा, सीड होगा, और सीड के साथ क्या दिया हुआ है, ड्राइड सीड। अब आंसर ये वाला सीड है, ड्राइड सीड, वो आंसर नहीं है, मतलब वहां पे तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि सीड से बन क्या रहा है। उसने बताया कि सीड उतर जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि सीड, अब यहां पे उसने बताया है फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड, दो चीजें बताई, नटमैग एंड मेस। तो फॉर्मर क्या है, नटमैग एंड, अगर मैं बोलूं टी एंड कॉफी, इसमें फॉर्मर क्या है, टी, ठीक है। तो नटमैग जो है वो सीड से बनता है, और यहां पे भी क्या चालाकी लगाई, लिखा हुआ है ड्राइड सीड। अब ड्राइड क्या है, एडजेक्टिव है, सीड क्या है, नाउन है, तो आंसर आपका नाउन होगा, सो आंसर इज सीड। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है। द कवरिंग नोन एज द एरिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, एक और चीज बताई है उसने नटमैग के साथ, एरिल के साथ क्या बनता है, मेस, आगे दिया हुआ है, एंड द लेटर, लेटर का क्या मतलब है, जिसकी बाद में बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं ना टी एंड कॉफी, टी फॉर्मर है और कॉफी क्या है, लेटर है, जिसकी बाद में बात हो रही है, तो क्या बोल रहे हैं, सी ड्राइड सीड एंड द लेटर फ्रॉम एरिल, तो एरिल से क्या बन गया, मेस। ठीक हो गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से उन्होंने आंसर दिए हुए हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दैट इज मेस। चलें, अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं 8 to 13 पे, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, सेंटेंस हमें आंसर मिल रहे हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ के पहले हम 8 to 13 करते हैं और फिर हम आ जाएंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे, ठीक है। 8 to 13 क्या है, कंप्लीट द टेबल बिलो, चूज वन वर्ड ओनली, और यहां पे आपको जनाब मिडल एजेस, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी मिल रहा है। अब सबसे पहले आप लोगों ने लोकेट करना है कि मिडल एजेस, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी कहां पे लिखा हुआ है।
मिडल एजेस, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी एंड ऑल दैट। सेकेंड पैराग्राफ पे, इसका मतलब है यहां से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है एक ही पैराग्राफ में हो सकता है 2-3 में हो, लेकिन होंगे तरतीब से, मतलब एक ऑर्डर में चलेंगे। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। मिडल एजेस, नटमैग वॉज ब्रॉट टू यूरोप बाय डैश, के नटमैग को यूरोप कौन लेके आया? आए जरा सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। नटमैग वॉज अ हाईली प्राइज्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन यूरोपियन क्विजीन इन द मिडल एजेस। मिडल एजेस का वर्ड आ गया, ठीक है। एंड वॉज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग, medicinal and preservative agent. Throughout this period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. तो कौन लेके आया? अरब्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द अरब्स होगा या सिर्फ अरब्स होगा? अरब्स होगा, क्योंकि वन वर्ड ओनली है। और वैसे भी लिस्टिंग और रीडिंग में आंसर्स में कभी आर्टिकल नहीं लिखना, आ, एन, द, सम कभी नहीं लिखना आपने, ठीक है। ले जी, आंसर हो गया अरब्स। Question number 17th century. Demand for nutmeg grew as it was believed to be effective against the disease known as, अब क्या हुआ, कोई बीमारी फैली, उस बीमारी का नाम क्या है जिसके लिए नटमैग जो है वो इफेक्टिव था। अब इसी से आगे आप देखें, you just need to find out a disease. Look for the word disease, outbreak या किसी बीमारी का नाम and all that. Disease, outbreak, deadly disease। सेम पेज पे फोर्थ पैराग्राफ पे आए, स्कैन करें। ये अब आपने स्कैनिंग करनी है, स्कैनिंग से आंसर मिलेगा। हाँ जी, डेडली डिसीज का वर्ड मिल गया। टाइटल पेज लास्ट पैराग्राफ की 5वीं लाइन में पहले 2 वर्ड्स हैं डेडली डिसीज, इससे पीछे आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट पैराग्राफ 3rd लाइन फुल स्टॉप के बाद, सब लोग मुझे फॉलो करें। Last paragraph, title page, 3rd line after full stop. At the same time, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease. कौन सा disease था? Plague. So answer क्या हो जाएगा? Plague, disease known as, highly contagious disease, and the name of the disease is plague. Title page पे जी आप क्या पूछ रहे थे? ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अगर हैंड राइटिंग क्लियर है, आप पेपर डिलीवर्ड आइल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन बुकलेट पे जैसे मर्जी लिखें, लेकिन जो आपने आंसर शीट पे आंसर ट्रांसफर करने हैं, ऑल कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल, रेस्ट स्मॉल कर लें, ऑल स्मॉल कर लें, लेकिन क्लियरली आंसर लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलें, ओके, लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अब यहां पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है द डच, और द डच के नीचे 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है ये चारों के चारों आंसर्स आपको जहां पे डच के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी वहां पे मिलेंगे। एक तो हो गया टेक कंट्रोल ऑफ बेंडा आइलैंड। अब जरा वापस आए, देखें डच कहां पे दिया हुआ है, बेंडा आइलैंड देखें कहां पे दिया हुआ है, बेंडा आइलैंड सेकंड पेज पे ही है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, बेंडा आइलैंड। अच्छा, अब ये पैराग्राफ है, यहां से ऑनवर्ड्स आपको बाकी के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब जरा देखें क्वेश्चन क्या है। एक तो उन्होंने बोला बेंडा आइलैंड्स, फिर बोला रिस्ट्रिक्टेड नटमैग प्रोडक्शन टू अ फ्यू एरियाज, पुट डैश ऑन नटमैग टू अवॉइड इट बीइंग कल्टीवेटेड आउटसाइड द आइलैंड। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, नटमैग के ऊपर कोई चीज डाल दी ताकि कहीं और जाके इसको उगा ना सकें, मतलब कोई ऐसी चीज डाली जिससे नटमैग को कहीं और जाके उगा ना सकें। अब वो कौन सी चीज है जो उन्होंने नटमैग पे डाली, ठीक है। वापस आए, ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पे देखें इसी पैराग्राफ में, एनीवन कॉट ग्रोइंग अ नटमैग सीडलिंग, मिल गया। ये जो पैराग्राफ है ना बेंडा आइलैंड्स वाला, ठीक है, इस पैराग्राफ में ढूंढे एनीवन कॉट ग्रोइंग अ नटमैग, मिल गया। एनीवन कॉट, ओके, 7th लाइन में, ठीक है। एनीवन कॉट growing a nutmeg seedling or carrying seeds without the proper authority was severely punished. In addition, all exported nutmeg was covered with lime to make sure there was no chance of fertile seed, कि उसके ऊपर
लाइम डाल देते थे ताकि उसका बीज जो है उससे उसको उगाया ना जा सके, तो क्या डालते थे? लाइम. सो करेक्ट आंसर फॉर दैट इज लाइम. पुट लाइम और नटमेग टू अवॉइड बीइंग कल्टीवेटेड, और बीइंग कल्टीवेटेड की जगह पे फर्टाइल सीड का वर्ड यूज किया. क्लियर हो गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11. फाइनली ऑब्टेन द आइलैंड. अब ये हम डच की बात कर रहे हैं कि डच ने वो जो जजीरा था वो ले लिया. आइलैंड ऑफ डैश. अब उस आइलैंड का क्या नाम है? फ्रॉम ब्रिटिश, कि ब्रिटिश से वापस डच ने वो जजीरा जो था उसको ले लिया. अब जरा आए देखें, आइलैंड के साथ नाम होगा आइलैंड ऑफ डैश. सेम पैराग्राफ, ब्रिटिश का वर्ड नजर आ रहा है. ट्रीटी ऑफ ब्रेडा इन 1667. ठीक है, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा इन 1667 इंटेंट ऑन सिक्योरिंग देयर होल्ड over every nutmeg producing island. The Dutch offered a trade if the British would give them the island of Run. अब उन्होंने आपस में डील की कि अगर वो उनको आइलैंड ऑफ रन दे दें तो आइलैंड का नाम क्या था? रन. ठीक है, मतलब आइलैंड ऑफ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रन. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. लेट 18th century, 1770, nutmeg plants were secretly taken to dash. इसका मतलब है कोई कंट्री या सिटी जहां पे उसको छुपा के ले गए. secretly taken to dash. all right, next paragraph. 1770 मिल गया सबको? okay, then in 1770 a Frenchman named Pierre सक्सेसफुली स्मगल्ड. स्मगल का क्या मतलब होता है? सीक्रेटली लेके जाना. स्मगल्ड नटमेग प्लांट्स टू सेफ्टी इन मॉरिशस. तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस. क्लियर हो गया? यहां पे स्मगल्ड और वहां पे सीक्रेटली. जो चीज स्मगल होती है उसको सीक्रेटली लेके जाते हैं. राइट, ये मॉरिशस विल बी द राइट आंसर. ओके, 1778 half the Banda Islands nutmeg plantations were destroyed. अब nutmeg plant है, डिस्ट्रॉय हुआ. कोई हो सकता है नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो या नेचुरल डिजास्टर हो. यहीं पे आए देखें किस चीज ने उसको तबाह कर दिया. ऑल राइट, अब जरा गौर से सुनिएगा. वॉल्केनिक एरप्शन भी आंसर है, लेकिन आपने देखना है राइट आंसर क्या है. मैं इसको पढ़ रहा हूं मॉरिशस के बाद, सब लोग फॉलो करें. मॉरिशस के बाद, an island off the coast of Africa. Some of these were later exported to the Caribbean where they thrived, especially on the island of Grenada. Next, in 1778, a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami. अब volcanic eruption नहीं है, caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves. ठीक हो गया? चलाकी चेक करें. जो पहले हाथ पड़ेगा वो कहेगा हाँ जी ये वॉल्केनिक eruption आ गया, लेकिन वॉल्केनिक eruption दो वर्ड्स हैं. अगर आप खाली वॉल्केनिक लिखते हैं तो भी गलत है, अगर आप खाली eruption लिखते हैं तो भी गलत है. तो वॉल्केनिक eruption के नतीजे में आया सुनामी, और सुनामी से नटमैग तबाह हो गया. सो आंसर इज सुनामी. ठीक हो गया? ऑल राइट, ले जी, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. अब ये 3 क्वेश्चंस हैं तो ये हम आसानी से कर लेंगे. ठीक है, question number 5. In the Middle Ages, most Europeans knew where nut. अब जरा गौर करना है क्वेश्चन पे. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में पैसेज पे जाने से पहले आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि आपने पैसेज में जाके चेक क्या करना है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेके सबसे पहले आपने देखना है कि आपने चेक क्या करना है. इन द मिडल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमैग वाज ग्रोन. अब अगर तो ज्यादातर यूरोपियंस को पता था कि नटमैग कहां पे ग्रो करती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू. और अगर उनको नहीं पता था, अननोन था, तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि उनको पता था या उनको नहीं पता था, तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. अब सब लोग आए सेकंड पैराग्राफ पे. सेकंड पैराग्राफ, टाइटल पेज, सेकंड पैराग्राफ. नटमेग वॉज अ हाईली प्राइज्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन यूरोप. ये हम पढ़ चुके हैं. अरब्स भी हमने पढ़ ली है. Arabs were exclusive importers of the spice to Europe. They sold, मैं तीसरी लाइन से पढ़ रहा हूं. They sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice. Venice यूरोप में है. But they never revealed the exact location. They never revealed the exact location. क्या मतलब है
कि उन्होंने बताया नहीं कि ये आता कहां से है. They never reveal the exact location of the source of this extremely valuable commodity. अब बताएं क्या ज्यादातर लोगों को पता था? पता नहीं था, क्योंकि अरब्स ने उसको रिवील ही नहीं किया था कि ये आता कहां से है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पे है न्यू, पैसेज में है डिड नॉट नो. न्यू की जगह पे क्या आ गया? दे डिड नॉट रिवील. जब उन्होंने रिवील ही नहीं किया तो लोगों को कैसे पता चला होगा? ठीक है, और बताया भी ये कि अरब्स जो हैं वो मर्चेंट्स थे इसके. सो आंसर इज फॉल्स. नहीं, नॉट गिवन क्यों होगा? देखें, न्यू का वर्ड आया है और पैसेज में क्या बोला है? अरब्स डिड नॉट रिवील. व्हेन दे डिड नॉट रिवील इट मींस पीपल डिड नॉट नो. ठीक है, हाँ, इस तरह से ऑपोजिट होगा तो फॉल्स है, लेकिन ये देखना किसके ऑपोजिट होगा, ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6, VOC was world's first major trading company. अब जरा एक चीज पे गौर करना है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. सबसे पहले आपने ढूंढना है VOC कहां पे है, आसानी से मिल जाएगा. अब अगर तो VOC दुनिया की पहली ट्रेडिंग कंपनी है तो आंसर होगा ट्रू. अगर दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी है तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि वो पहली है, दूसरी है, तीसरी है तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन. अब ये चेक करना है, वापस आए, VOC देखें कहां पे दिया हुआ है. ओके, VOC. ऑलराइट, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में VOC का वर्ड आ गया. अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं. इन 1602 डच मर्चेंट्स फाउंडेड द VOC, a trading corporation better known as Dutch East India Company. ये इन्होंने हमारी तबाही मचाई थी. ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी जो सब कॉन्टिनेंट में और ऑल दैट. By 1670 VOC was the richest commercial operation in the world. Answer is वेल डन, एक्सीलेंट. आंसर इज नॉट गिवन. अब कुछ लोग ना रिचेस्ट को लिंक करेंगे फर्स्ट के साथ. रिचेस्ट और फर्स्ट दोनों अलग अलग चीजें. रिचेस्ट का मतलब है अमीर तरीन और फर्स्ट का मतलब है पहली कंपनी. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. दैट इज व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रीडा Dutch had control of all the islands where nutmeg grew. अब यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है all का. अगर तो उनका कंट्रोल all the islands पे था यानी 100%, या फिर इसका वर्ड यूज करेंगे मोनोपोली. अगर तो उनकी मोनोपोली हो गई तो आंसर होगा ट्रू. अगर 80% है और अगर 99 भी है तो 99 का भी मतलब all नहीं है तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया तो फिर हो जाएगा ये नॉट गिवन. ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप आए सेकंड पेज पे. ये जो ट्रीटी ऑफ ब्रीडा है ना, ठीक है. अच्छा, ब्रिटिश अग्रीड. ये जब आपने नहीं देखा था आइलैंड ऑफ रन, ऑलरेडी देखा है. आइलैंड ऑफ रन से एक लाइन नीचे आए, लिखा हुआ है द ब्रिटिश अग्रीड. मिल गया सबको? सब लोग देखें दाएं बाएं. द ब्रिटिश अग्रीड एंड पे दिया हुआ है. दैट अदर आइलैंड वाज मैनहट्टन, which is how New Amsterdam became New York. The Dutch now had a monopoly over the nutmeg trade which would last for another century. Dutch had a monopoly. अब monopoly का क्या मतलब है? Monopoly का मतलब है control of all the islands where nutmeg grew. तो आंसर क्या हो जाएगा? True. ठीक है, monopoly का मतलब है कि आपका 100% इख्तियार है किसी चीज को लेके. अच्छा जी, ड्राइवरलेस कार्स, पैसेज 2. ये ड्राइवरलेस कार्स तो अभी दुनिया में अभी आई हैं. यासीन ने अपने बचपन में ही गाड़ी बनाई थी जो बगैर ड्राइवर के चलती थी, फिर एक दिन वो नहर में गिर गई. ओके, सो ड्राइवरलेस कार्स. अब ऐसी गाड़ियां जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं. पूरा पैसेज है और देखें पैसेज को लेबल किया हुआ है ABCD. जब भी पैसेज को लेबल किया हो, बैड न्यूज क्या है, यहां पे टाइप बी क्वेश्चंस आएंगे. टाइप बी क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑर्डर में नहीं होते. यानी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर तो वो आपका क्वेश्चन टाइप है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको पूरे पैसेज को स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहां पे दी हुई है. ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार्स इसका टाइटल है, वही हो गया. क्वेश्चंस 14 to 18 है जी. विच पैराग्राफ और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन.
ये जेंडर ट्रेनिंग रीडिंग के पार्ट 1 में आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 4 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे पैसेज के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे स्कैनिंग वाले, एंड दिस मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, माइंड भी बॉगल होगा, तो बेहतर है इसको यहीं पे भी छोड़ दें। इसके बाद क्वेश्चंस है 19 to 22। ये है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। नो मोर देन 2 का मतलब है मैक्सिमम 2 वर्ड्स होंगे, मिनिमम 1 वर्ड होगा। और ये कितने क्वेश्चंस हैं? आई गेस 3 4। ये 4 क्वेश्चंस पहले पॉकेट में करें, उसके बाद फिर हम बाकी देखते हैं और हमें क्या करना है। अच्छा जी, इंपैक्ट ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, फिगर्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी। जरा वापस जाएं पैसेज में, देखें ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी कहां पे दिया हुआ है, ताकि हमें पता हो कि हमने यहां से आंसर ढूंढने हैं। यूके's ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी, पैराग्राफ बी की सेकेंड लाइन में आ जाए। मिल गया? अब ये हमने स्कैन कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे तो जब तक आप ये स्कैन करेंगे आपको क्वेश्चन भूल गया होगा, फिर आप जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होगा। सिर्फ क्वेश्चन को पहले स्किम करें, स्किम करके पैसेज की राइट लोकेशन पे पहुंचें। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जनाब, फिगर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी इंडिकेट दैट मोस्ट मोटर एक्सीडेंट्स आर पार्टली ड्यू टू। अब जो ज्यादातर मोटर एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वापस आएं। ये वन फ्रीक्वेंटली साइटेड मोटिव इज सेफ्टी। मिल गया? पैराग्राफ बी में, ठीक है। Indeed, research at the UK's Transport Research Laboratory has demonstrated that more than 90% of road collisions involve human error. अब यहां पे बोला involves human error और वहां पे बोला है partly due to। अब partly due to और involve ये क्या है? ये synonyms हो गए और आंसर क्या होगा? human error। और ये दोनों वर्ड्स लिखने हैं आपने। अगर आपने खाली error लिखा तो आंसर गलत होगा क्योंकि आपने ह्यूमन एरर नहीं लिखा। अच्छा जी, उसके बाद सो द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ड्राइवरलेस व्हीकल्स विल रिजल्ट इन ग्रेटर सेफ्टी। इन एडिशन, मैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं। इन एडिशन टू द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, इट मे ब्रिंग अदर एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, स्कीम्स फॉर डैश विल बी मोर वर्केबल। अब जरा इधर देखें, स्कीम, स्कीम की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है। स्कीम, इनिशिएटिव, ठीक हो गया। गवर्नमेंट की कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव या कोई प्लान या कोई और ऐसी वर्ड, प्रोग्राम, ठीक है। अब जरा वापस आएं, राइट। सो लुक फॉर समथिंग लाइक दैट। पैराग्राफ सी पे आ जाएं। पैराग्राफ सी और 4th लाइन, ऑटोमेशन मीन्स दैट इनिशिएटिव्स फॉर पैराग्राफ सी 4th लाइन में देखें, ऑटोमेशन मीन्स दैट इनिशिएटिव्स फॉर कार शेयरिंग बिकम मच मोर वायबल पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। आंसर क्या होगा? कार शेयरिंग। और इनिशिएटिव्स की जगह पे क्या वर्ड आ गया? स्कीम का वर्ड आ गया। अब ये पल्ले बांध ले कि जब भी स्कीम का वर्ड होगा, इनिशिएटिव का वर्ड होगा, प्रोग्राम का वर्ड होगा, उसको आपने स्कैन करना है। इस तरह से रीडिंग करेंगे तो 50 मिनट में भी हो जाएगी। और अगर समझ नहीं आई, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, एंड पे कुछ ना कुछ तो आपने लिखना ही है, तो वो आप गलत आंसर लिख के आगे चल पड़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, अब ये ना 2 पैराग्राफ्स अलग अलग दिए हुए, इसका मतलब है कि सेकेंड पैराग्राफ के लिए हमें कहीं और जाना होगा। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, अब जरा ढूंढे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। नेक्स्ट पेज पे है और कहां पे है ये? ऑल राइट, दैट्स गुड। सो दे मेंशन्ड हियर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देयर कुड बी अ 43% ड्रॉप इन डैश ऑफ कार। अब देखना है 43% ड्रॉप गाड़ियों से रिलेटेड किस चीज में है। 43% का वर्ड मिल गया? ओके, इसको अब मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। मॉडलिंग वर्क by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles might reduce vehicle ownership by 43%. कौन सी चीज कम होगी? Vehicle ownership,
ठीक है, अब जरा वापस आए और देखें व्हीकल्स की जगह पे ऑफ कार्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप व्हीकल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑनरशिप, क्योंकि अगर आप लिखते हैं ना व्हीकल ऑनरशिप ऑफ कार्स तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कार्स ऑलरेडी उन्होंने सिनोनिम दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज ऑनरशिप। अच्छा जी, however this would mean that the yearly, ओके अब हमने देखना है yearly dash of each car would on average be twice as high as it currently is. yearly का मतलब है every year। सेम पैराग्राफ, एनुअल का वर्ड आ गया, एक्सीलेंट। क्या दिया हुआ है? एवरेज एनुअल माइलेज, ईयरली माइलेज, और ईयरली की जगह पे क्या वर्ड आ गया? एनुअल। उसी पैराग्राफ में थर्ड लाइन में जाएं, ऑनरशिप के नीचे वाली लाइन में यू कैन सी द वर्ड माइलेज। मिल गया? अब देखिए, अगर तो आपको पता है ईयरली और ईयरली की जगह पे माइलेज का वर्ड आ गया, यू कैन फाइंड द आंसर इजीली। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली माइलेज विद द राइट स्पेलिंग। ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब हम क्या करें? अब अगर हम 14 to 18 करते हैं तो अगेन इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ बिग सॉर्ट ऑफ पंगा, ओके, विच इज नॉट चंगा, राइट? क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चंस, देखिए रीडिंग करते हुए ना आपके माइंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। एक दफा अगर आपका माइंड झुंझला गया, मतलब आपका माइंड थोड़ा सा आउट हो गया, इसको कहते हैं माइंड का आउट हो जाना, तो फिर रीडिंग गई आपके हाथ से। अच्छा चलें, लेट्स गो ऑन। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्वेश्चंस करने हैं 23 एंड 24। ठीक है, 23 एंड 24 क्या है? ये है डबल मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसके क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, 23, 24 मिलेगा, उसके बाद आपको 25, 26 भी मिल जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस अभी करते हैं, तब तक क्या होगा? वी विल बी फेमिलियर विद द पैसेज, तो फिर ये जो लास्ट क्वेश्चंस हैं ये हमें आसानी से मिल जाएंगे। ओके, questions 23 and 24, choose 2 letters A to E, write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet. Which 2 benefits of automated vehicles does the writer mention? अब 2 benefit, automated vehicle का मतलब है ड्राइवरलेस कार, कि राइटर हमें 2 फायदे बताता है। अब ये ऑप्शंस नहीं पढ़ना, अगर वक्त जाया करना है तो ऑप्शंस पढ़ें, साइंसदान बन जाएं, मैं यहीं से देख के बता दूंगा कौन से बेनिफिट हैं। ठीक है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स ही हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि राइटर ने कौन से 2 बेनिफिट्स हैं जो उसने मेंशन किए हैं। अच्छा, अब जरा आए वापस पैराग्राफ ए बी पे, राइट, और बी में देखें क्या लिखा हुआ है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग सो फास्ट। बी का जो सेकंड पार्ट है इस पे आइएगा। Another aim is, अब देखिए जब कोई मकसद होता है ना, एम का वर्ड यहां पे बेनिफिट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, Another aim is to free the time people spend driving for other purposes। अब जरा गौर से सुने कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकता, मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं कोई और काम नहीं कर सकता, तो क्या होगा? एक फायदा क्या है कि टाइम बचाया जाए ताकि गाड़ी खुद ही चले और आप गाड़ी में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं एंड ऑल दैट। इफ द व्हीकल कैन डू सम और ऑल द ड्राइविंग, अब जरा गौर से सुनिएगा, इट मे बी पॉसिबल टू बी प्रोडक्टिव। अब एक फायदा क्या हो गया? टू बी प्रोडक्टिव। दूसरा, टू सोशलाइज। सोशलाइज क्या हो गया? हाँ जी बाजी की हाल है, तुसी की पकाया है। सोशलाइज का मतलब है किसी को कॉल करना, फोन पे बातचीत करना, या अपना कोई स्टेटस डाल देना फेसबुक पे। ठीक है, और सिंपली टू रिलैक्स while the automation system have responsibility for safe control of the vehicle। अब ये benefits आपने ज़हन में रखने हैं। अब आप जाएंगे A, B, C, D, और जो राइट ऑप्शन होगा ना वो खुद आपको पुकार के कहेगा कि मैं राइट आंसर हूं। अच्छा, एक चीज और रहेगी, हमने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, जरा वापिस आइएगा। ओके, एक चीज और है, productive to socialize or simply relax while automation system have responsibility for safe control of the car. If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models। अच्छा, challenged by existing mobility क्या मतलब है? ये जो कि चल फिर नहीं सकते, मतलब अभी जैसे नहीं आपने बस पे बैठना है,
बस लेनी है, अगर आप मेट्रो की बात करते हैं आपने सीढ़ियां चढ़नी है तो उनके लिए। सच एज ओल्डर और डिसेबल्ड ट्रैवलर्स, के बूढ़े लोग और जो डिसेबल्ड हैं वो मे बी एबल टू एंजॉय सिग्निफिकेंटली ग्रेटर ट्रैवल ऑटोनॉमी। अब आए वापस ऑप्शन ए, कार ट्रैवलर्स कुड एंजॉय कंसीडरेबल कॉस्ट सेविंग्स। एंजॉय की बात हुई है, कॉस्ट सेविंग की बात नहीं हुई, तो ये आंसर गलत होगा। अच्छा, इसको हमने कर दिया एलिमिनेट, मल्टीपल चॉइस में ये बेस्ट ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। ऑप्शन बी, इट वुड बी इजियर टू फाइंड पार्किंग स्पेसेस, पार्किंग की तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक हो गया। अब जब दो ऑप्शन निकल गए, तीन में से आपने दो चूज करने हैं, आपका काम आसान हो गया। ऑप्शन सी, ट्रेवलर्स कुड स्पेंड जर्नीज डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग, ये पहला राइट आंसर है, और वो अदर देन ड्राइविंग क्या है? सोशलाइजिंग, रिलैक्सिंग। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ऑप्शन डी, पीपल हु फाइंड ड्राइविंग फिजिकली डिफिकल्ट could travel independently, disabled का वर्ड यूज हुआ, elderly का वर्ड यूज हुआ, और elderly की जगह पे आ गया people, तो डी जो है वो राइट आंसर है। ई पे आ जाएं, reduction in the number of cars would mean a reduction in pollution, they didn't mention that। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दे आर करेक्ट आंसर्स। जब आपने आंसर लिखने 23 पे सी लिख दें, 24 पे डी लिख दें, या अगर ऑपोजिट भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपने सी और डी लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं 25 एंड 26 पे। जी, ये आमतौर पे एक में से होते हैं, लेकिन एक टेस्ट मैंने सॉल्व किया था, एक ऑप्शन पिछले पैराग्राफ में था, एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में था, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑलराइट। क्वेश्चंस 25 एंड 26, व्हिच टू चैलेंजेस टू ऑटोमेटेड व्हीकल डेवलपमेंट डज द राइटर मेंशन, कि ड्राइवरलेस कार बनाने में जो दो चैलेंजेस आ रहे हैं, दो मुश्किलात आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं जिनको राइटर मेंशन करता है। चैलेंजेस की जगह पे जरा स्कैन करें वर्ड हर्डल्स का, नंबर ऑफ हर्डल्स ढूंढे, कहां पे दिया हुआ है? नंबर ऑफ हर्डल्स। ठीक हो गया, देखा कितना लॉन्ग जंप है, वहां से आप इधर आ गया। अब ये दो आंसर आपको पैराग्राफ एफ में मिलेंगे। अब इसको आपने स्किम रीड करना है और आपने ढूंढना क्या है? दो चैलेंजेस। Okay, there are a number of hurdles to overcome in delivering automated vehicles to our roads. These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works reliably in the infinite range of traffic. अब एक क्या हो गया, मतलब वो काम करे reliably in infinite range of traffic, weather and road situations, कि बारिश में हम किसी और तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बर्फ में किसी और तरीके से चलाते हैं, तो व्हीकल को भी पता हो कि बारिश है तो मैंने ऐसे गाड़ी चलानी है। एक ये हो गया, इट माइट इनकाउंटर द रेगुलेटरी चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लायबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट माइट चेंज। अब गाड़ी को यह भी पता हो कि अगर मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी की तो मेरा चलान भी हो जाएगा, तो उसको रेगुलेशंस का भी पता हो। व्हेन ड्राइवर्स आर नो लॉन्गर एसेंशियल फॉर व्हीकल्स ऑपरेशन एंड द सोसाइटल चेंजेस, यानी लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना है, दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटीज टू ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट ऑटोमेटेड व्हीकल्स। कि आपको एक गाड़ी मिले उसमें ड्राइवर ही नहीं, आप बैठे ही ना, आप कहो भाई खंबे में ना मार दे या खुद ही सही ना कहीं निकल जाए, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी डेवलप करना, ये सारी डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, अब इनको हम जेन में रखेंगे, और जेन में रखने का आसान तरीका है, जो भी रीडिंग में पढ़ें उसको सोचें भी, उसको इमेजिन भी करें। नाउ प्लीज कम ऑप्शन ए, मेकिंग श्योर जनरल पब्लिक हैज कॉन्फिडेंस इन ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ट्रस्ट का वर्ड आया। ठीक है, पहला राइट आंसर ए हो गया। ऑप्शन बी, मैनेजिंग द पेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑटोमेटेड व्हीकल्स, कि आम गाड़ी से हम ऑटोमेटेड पे आए, उसकी कोई बात नहीं हुई, जो फेज है ट्रांजिशनल उसके बारे में। ऑप्शन सी, डिसाइडिंग हाउ टू कॉम्पनसेट प्रोफेशनल ड्राइवर्स हु बिकम रिडंडेंट, कि जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी उनको कैसे कॉम्पनसेट करना है, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, सो इट्स नॉट सी। ऑप्शन डी, सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक रोड सूटेबल फॉर ऑटोमेटेड व्हीकल्स, उन्होंने रोड्स की बात नहीं की, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जी ये वाली सड़क जो है वो ड्राइवरलेस कार के लिए और ये वाली सड़क जो है दूसरी कार के लिए, ड्राइवर वाली की। ऑप्शन ई, गेटिंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स टू अडेप्ट टू वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। अब वो वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस क्या है, वापस आए,
These include technical difficulties ensuring that vehicle works reliably in the infinite range of traffic. एक कंडीशन ये होगी, वेदर ये दूसरी कंडीशन होगी, एंड रोड सिचुएशंस ये तीसरी कंडीशन होगी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई. अब 25 का आप ए लिख लें और 26 का ई लिख लें, और अगर आप रिवर्स भी कर देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा. राइट, चलें जी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है. अब हमने विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग को करना है, लेकिन अब ये आसान होगा. आसान क्यों होगा? आप पैसेज से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आपको पता है, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको कुछ लोकेशंस का पता है, और ये भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस के आंसर तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएं. अच्छा, इसके लिए एक और टिप मैं देता हूं कि जिस सेट ऑफ क्वेश्चंस में जिस पैसेज के साथ ये वाली क्वेश्चन टाइप हो, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ें और क्वेश्चंस को ज़हन में रखें, और बाकी के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए अगर कहीं पे आपको इसका आंसर मिले तो साथ ही वो भी कर लें. ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा. राइट, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम. अब यहां पे अंडरलाइन करें अमाउंट ऑफ टाइम को. When a car is not in use. अच्छा, अब अमाउंट ऑफ टाइम जब गाड़ी इस्तेमाल नहीं होती, या तो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई नंबर आएगा या कोई परसेंटेज आएगी. ठीक है, कि जो गाड़ी की जिंदगी है ना 80% वो गैराज में गुजरती है, या कोई नंबर आएगा या कोई परसेंटेज आएगी, एंड ऑल दैट. जाएं जरा देखें, और टाइम आएगा साथ, लाइफ टाइम, टाइम का वर्ड स्कैन करें, ढूंढें. पैराग्राफ ई. ओके, पैराग्राफ ई में क्या है? नो, करेक्ट आंसर इज पैराग्राफ सी. सब लोग आए पैराग्राफ सी पे, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप. एट प्रेजेंट द एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90% ऑफ इट्स लाइफ पार्क्ड. ठीक हो गया. अब ये देखिए, ये सेंटेंस है, ये वही बात है कि आपने समुद्र में से एक छोटी सी मछली निकालनी है. ठीक है, सो ये सेंटेंस एग्जैक्ट मैच कर रहा है. एट प्रेजेंट एवरेज कार स्पेंड्स मोर देन 90%. अब देखें, टाइम के लिए उसने वर्ड यूज किया स्पेंड्स का, और जो 90% है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी जगह पे आ गया अमाउंट ऑफ टाइम. अमाउंट की जगह पे 90, टाइम की जगह पे स्पेंड. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सी. आपने पैराग्राफ बताना है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ड्राइवरलेस कार्स. ये आपने पढ़ा हुआ है एक पैराग्राफ में कि आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स करें, मैसेजिंग करें एंड ऑल दैट. कौन से है ये? बी. सेक्शन बी का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन्होंने एडवांटेजेस बताया. देख लिया आपने. एंड पे करने का फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी. Question number 16, reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle to each trip. अब आपने देखना है एक ऐसा पैराग्राफ जहां पे वो बात करेगा कार की, वैन की, वैगन की, स्मॉल कार, बिग कार, appropriate vehicle, suitable vehicle and all that. All right, confusing है. पैराग्राफ ई पे आए. पैराग्राफ ई की थर्ड लाइन, एक्सेस टू अ रेंज ऑफ व्हीकल्स थ्रू अ मोबिलिटी प्रोवाइडर, ड्राइवर्स विल हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट वन. वन का क्या मतलब है? रेंज ऑफ व्हीकल्स में से ड्राइवर्स को फ्रीडम होगी कि वो एक को चूज करें दैट बेस्ट सूट्स देयर नीड्स फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी रादर देन मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज अक्रॉस ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स. क्वेश्चन क्या है? Reference to the opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. Right? So question number 16, correct answer is E. जो opportunity of choosing the most appropriate vehicle, दोबारा इसको देखें, drivers will have the freedom. freedom की जगह पे word आ गया opportunity to select one. select से पहले उसने बोला range of vehicles, कि आपके पास रिक्शा भी है. जैसे अब हमारे पास देखिए ना, आपने अगर कहीं जाना है, अकेले जाना है तो आप बाइकिया ले लें, कम लोग हैं तो आप रिक्शे पे चले जाएं, अगर आपने गाड़ी पे जाना है, गाड़ी लेने, बड़ी गाड़ी करवानी वो करवा लें एंड ऑल दैट. राइट, अच्छा जी, लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 17, एन एस्टिमेट ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. अब जरा देखें यहां पे, जब भी वर्ड आए ना हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपने ढूंढना है टाइम पीरियड.
15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद ढूंढें। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। लास्ट पैराग्राफ जी क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 10 years. These can most probably be conquered within the next 10 years. कि अगले 10 सालों में ये प्रॉब्लम, these का मतलब है प्रॉब्लम्स, ठीक है, हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured. अब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात देखें कहां पे हुई है, असेंबलिंग, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट। व्हीकल प्रोडक्शन, इट्स पैराग्राफ डी सेक्शन का जो सेकंड पैराग्राफ है उस पे आए, लास्ट लाइन, सेक्शन डी सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन। This faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease. Vehicle production will not necessarily decrease का क्या मतलब है, a suggestion that the use of driverless cars may have no effect. No effect का मतलब है कि production of cars will not decrease, कि गाड़ियां उसी रफ्तार से बनती जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया सेक्शन डी। इस पूरे टेस्ट को रिपीट कीजिएगा, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरा टेस्ट, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इस रिकॉर्डिंग के साथ आपने पूरा टेस्ट रिपीट करना है, एक एक क्वेश्चन 40/40 आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, यहां पे आंसर है, इस वजह से ये आंसर है, ठीक है। चलें जी, चलें, ये तीसरा पैसेज ना आप घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यासीन को रोजा लग रहा है, तो यू कैन डू इट ऑल एट होम। All right, now we've got passage 3. What is exploration? Exploration क्या होती है, आप नई नई जगहों पे जाते हैं, जगहों को डिस्कवर करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या है एंड ऑल दैट। सो what is exploration, ये हमारा टाइटल है एंड देन देयर इज क्वेश्चन मार्क। अच्छी बात ये है कि ABCD नहीं है, इसका मतलब है कि टाइप बी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, यानी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं होगा, उसके बाद विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वो भी नहीं होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे मल्टीपल चॉइस का ढेर है, 2, 4, 6 क्वेश्चंस आगे जी मल्टीपल चॉइस के, 27 to 32, उसके बाद 33 to 37 आ गया मैचिंग। और ये मैचिंग जो है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन टाइप है एकेडमिक रीडिंग पार्ट 3 एंड जनरल ट्रेनिंग रीडिंग पार्ट 3 दोनों में, ठीक है। और मैचिंग के बाद 38 to 40 आ गया सेंटेंस कॉम्प्लीशन। तो कहां से स्टार्ट करें, 38 to 40 से स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, 38 to 40 कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 words फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 38 to 40। राइटर्स ओन बायस, द राइटर हैज एक्सपीरियंस अ लार्ज नंबर ऑफ, अब जरा देखें बायस का वर्ड ढूंढें कहां पे है, राइटर्स ओन बायस लास्ट पैराग्राफ पे, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि ये सारे के सारे आंसर्स हमें यहां पे मिल जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आंसर्स आपको यहां पे मिल। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द राइटर हैज एक्सपीरियंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, अच्छा अब ये लार्ज नंबर ऑफ को अंडरलाइन करें। लार्ज नंबर ऑफ की जगह पे या तो नंबर दिया होगा, या दिया होगा वेरी मैनी, या दिया होगा वेरियस, या दिया होगा वेराइटी ऑफ, या लिखा होगा 10,000। आपने कोई भी ऐसा इसका सिनोनिम देखना है और राइट आफ्टर दैट दे विल बी योर आंसर। वापस आए। आई बेस्ट डिक्लेयर माई ओन बायस एज अ राइटर, आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज, आई हैव डन अ ग्रेट मैनी एक्सपीडिशंस। लार्ज नंबर ऑफ का सिनोनिम क्या है, ग्रेट मैनी। ग्रेट मैनी का क्या मतलब है, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। यहां से सीखें और इसको स्पीकिंग में यूज करें, इन वर्ड्स को यूज करें राइटिंग में जाके। अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ, तो आंसर क्या होगा, एक्सपीडिशंस। और क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ लार्ज नंबर ऑफ, आपका आंसर प्लूरल होना चाहिए, एक्सपीडिशंस। लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन में आंसर है।
अच्छा जी, एंड वॉज द फर्स्ट स्ट्रेंजर, अब जो राइटर है वो पहला अजनबी था, दैट सर्टन प्रीवियसली डैश पीपल हैड इनकाउंटर्ड, कि वो कुछ लोगों के पास गया जिनके पास वो पहला अजनबी था, यानी दुनिया में उन लोगों के पास कभी कोई गया ही नहीं, वो पहला बंदा था जो उन लोगों के पास गया। अब इससे आगे पढ़ें। अच्छा जी, एक्सपेडिशंस एंड ईच वन वाज यूनिक। I have lived for months alone with isolated groups of people all around the world, even to uncontacted tribes. Uncontacted का क्या मतलब है? जिनके साथ कभी किसी ने कांटेक्ट किया ही नहीं, uncontacted tribes। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, and was the first stranger that certain previously uncontacted people had encountered। ट्राइब की जगह पे वर्ड आ गया पीपल का, और आंसर क्या होगा? अनकॉन्टेक्टेड। ठीक है, अच्छा इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, आगे पढ़ें, आगे पढ़ते हैं। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स, बट नन ऑफ दीज थिंग्स, ओके, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स बट नन ऑफ दीज थिंग्स is of the slightest interest to anyone unless through my books I have found a new slant, explored a new idea. Okay, why? Because the word has moved on and all that. All right, so correct answer is by the way uncontacted. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएं। हाँ, ट्राइब्स नहीं, ट्राइब्स नहीं आएगा, ट्राइब्स की जगह पे वर्ड आ गया पीपल। अगर आपने लिख दिया ट्राइब्स पीपल, खुद सोचें, ट्राइब्स पीपल नहीं हो सकता। ठीक है, पीपल का वर्ड ट्राइब्स की जगह पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40, ही बिलीव्स देयर इज नो नीड फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ डैश। अब अर्थ का कोई चीज है जिस पे फर्दर एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है। ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, मतलब देखिए मेरी बात सुने, अर्थ के लिए और क्या वर्ड आ सकता है? आवर प्लैनेट। अर्थ हो गया, आवर प्लैनेट। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक एंड वी सी। सब लोग देखिए एम्प्टी क्वार्टर का वर्ड, लास्ट पैराग्राफ में एम्प्टी क्वार्टर का वर्ड मिल गया। अच्छा, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद मैं पढ़ रहा हूं, एम्प्टी क्वार्टर के फुल स्टॉप के बाद, वी नो हाउ द लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट लाइज। लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट, अर्थ डैश, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? लाइज नहीं होगा। वी नो हाउ द लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट का मतलब है लैंड सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ लैंड सरफेस, एपोस्ट्रोफी एस। अगर मैं कहता हूं असद कार, इसका क्या मतलब है? कार ऑफ असद, यानी एपोस्ट्रोफी को ये लोग रिप्लेस करते हैं ऑफ के साथ, ओ एफ ऑफ के साथ। अब यहां पे दिया हुआ है लैंड सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट। आवर प्लैनेट तो हो गया अर्थ, ऑफ की जगह पे हो गया एपोस्ट्रोफी कॉमा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लैंड सरफेस। समझे, आप लोग एकेडमिक रीडिंग का पार्ट 3 कर रहे हैं, और ये एडवांस्ड हाई फाई इंग्लिश है जिसके बाद इंसान अंग्रेज बन जाता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम जो मैचिंग टाइप है वो कर लें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग मल्टीपल चॉइस कर लें। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में है, मैचिंग में क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो ऑर्डर में है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट लेते हैं मल्टीपल चॉइस से। क्वेश्चन नंबर 27, राइटर रेफर्स टू विजिटर्स टू न्यूयॉर्क। अब ये हमारा क्लू वर्ड है, विजिटर्स टू न्यूयॉर्क, टू इलिस्ट्रेट द पॉइंट दैट। अब राइटर जो न्यूयॉर्क के विजिटर्स हैं उनका रेफरेंस देते हुए कौन सा पॉइंट क्लियर करना चाह रहे हैं? वापस आए फर्स्ट पैराग्राफ में, न्यूयॉर्क का वर्ड मिल गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं पढ़ रहा हूं थर्ड लास्ट लाइन से, दिस इंक्विजिटिव नेचर ऑफ आर्ट्स मिल गया। जहां पे आपको वर्ड मिले ना, उससे कोई 2-3 लाइंस पीछे जाएंगे तो समझ आएगा कि वो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा फॉलो कीजिएगा, दिस इंक्विजिटिव नेचर ऑफ आर्ट्स, हमारी जो नेचर है ना, दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स अनडाउटेडली हेल्प्ड आवर स्पीशीज स्प्रेड अराउंड द ग्लोब। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो क्वेश्चनिंग नेचर है उसने हमें दुनिया में फैला दिया। जस्ट एज इट नाउअडेज
no doubt helps the last nomadic Painan maintain their existence in the depleted forests of Brno, and a visitor negotiate the subways of New York. अब जो उसने न्यूयॉर्क में स्ट्रेंजर की मिसाल दी है उसको वो लिंक कर रहा है दिस क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स, कि हमारी जो नेचर है ना उसका हिस्सा है एक्सप्लोरेशन, दूसरी जगहों पे जाना, राइट? अब कोई ऐसा ऑप्शन देखें जो इसके साथ मैच करे. ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेशन इज एन इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ बीइंग ह्यूमन, मे बी. ऑप्शन बी, most people are enthusiastic about exploring, not at all. Option C, exploration can lead to surprising results. He didn't mention results. इस पूरे पैराग्राफ में कोई रिजल्ट नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है कि एक बंदा जो है ना वो सबवे के साथ निगोशिएट कर रहा है. ऑप्शन डी, most people find exploration daunting, not at all. Correct answer is option A. Exploration is an intrinsic element of being human. मतलब ये हमारी नेचर का हिस्सा है. इंट्रिंसिक एलिमेंट कहते हैं नेचर का हिस्सा, और इंट्रिंसिक एलिमेंट की जगह पे क्या वर्ड आया? क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स. क्वेश्चनिंग नेचर ऑफ आर्ट्स का मतलब है इंट्रिंसिक एलिमेंट ऑफ बीइंग ह्यूमन, राइट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question 28. According to second paragraph, what is writer's view of explorers? कि second paragraph के मुताबिक writer का point of view क्या है explorers के बारे में? अच्छा जी, second paragraph पे आ जाइए. Over the years, we've come to think of explorers as a peculiar breed. अब ये इसने बोला है हम लोग सोचते हैं different from the rest of us, different from those of us who are merely well-traveled, even, and perhaps there is a type of person more suited to seeking out the new, a type of caveman more inclined to risk venturing out. That however doesn't take away from the fact that, अब जरा गौर से पढ़ना है, ये राइटर का व्यू है एक्सप्लोरर के बारे में. We all have this inquiring instinct, कि हम तमाम लोगों के अंदर ये चीज नेचुरल मौजूद है. Even today, आज भी, and that in all sorts of professions, कि हर तरह के जो प्रोफेशंस हैं उसमें कुछ बेहतर करने की चीज मौजूद है. whether artist, marine biologist, astronomers, borders of the unknown are being tested each day. यानी अननोन को नोन करना इंसान की नेचर का हिस्सा है, ये उसका ओपिनियन है. अब आए ऑप्शंस पे. ऑप्शन ए, their discoveries have brought both benefits and advantages. Not at all. They did not mention any benefits or disadvantages, so it's not A. Option B, their का मतलब है explorers, ठीक है? Their main value is in teaching others. Main value teaching others? No. Option C, they act on an urge that is common to everyone. Maybe. Option D, they tend to be more attracted to certain professions than to others. Not at all. They talked about professions, but they didn't mention attraction. So correct answer is C. They act on an urge. अब urge क्या है? हमारी nature, inquisitive nature of ours. That is common to everyone. और everyone की जगह पे क्या आ गया? Everyone की जगह पे आ गया artist, marine biologist, astronomer. ये वर्ड आ गया एवरीवन के लिए, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 29. राइटर रेफर्स टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्डन हीथ टू सजेस्ट दैट. अब एग्डन हीथ के डिस्क्रिप्शन से राइटर क्या सजेस्ट करता है? लेट्स कम बैक, लुक फॉर एग्डन हीथ. मिल गया? ऑल राइट, थर्ड पैराग्राफ, एग्डन हीथ इज देयर. So let's read about him. Thomas Hardy set some of his novels in Egdon Heath, a fictional area of uncultivated land, and used the landscape to suggest, अब ये जरा गौर से पढ़िएगा, to suggest the desires and fears of his character. अब जरा सुने, desires and fears के लिए कोई ऑप्शन ढूंढे. Desires and fears. By the way, ये desires and fears क्या हैं? Human emotions. Exactly. Go back.
चेक समथिंग। हाँ जी, कौन सा आंसर होगा 29 के लिए? सी। हार्डीज एम वॉज टू इन्वेस्टिगेट पीपल्स इमोशनल स्टेट्स, और इमोशनल स्टेट्स क्या हैं? डिजायर्स एंड फियर्स। सो 29 करेक्ट आंसर इज सी। अब ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 बैंड स्कोर 8, 9, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 30। इन द फोर्थ पैराग्राफ राइटर रेफर्स टू गोल्डन एज टू सजेस्ट दैट। अब गोल्डन एज का रेफरेंस देके राइटर क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ढूंढे जरा गोल्डन एज कहां पे दिया हुआ है। ओके, गोल्डन एज आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, टाइटल पेज, लास्ट पैराग्राफ, यू कैन सी गोल्डन एज। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर। ये तीसरी लाइन फुल स्टॉप के बाद, वी थिंक बैक टू अ गोल्डन एज, मिल गया। अब देखते हैं कि गोल्डन एज का रेफरेंस देके राइटर सजेस्ट क्या कर रहे हैं। As if exploration peaked somehow in the 19th century, as if the process of discovery is now on the decline. यानी हमें क्या लग रहा है कि अब ये पीक पे पहुंचा और अब ये डिक्लाइन पे है। Though the truth is, अब वो सजेस्ट क्या कर रहा है, सच्चाई क्या है, is that we have named only 1.5 million of this planet species, कि हमने सिर्फ 15 लाख जो मखलूकात हैं उनको भी नाम दिया है, ठीक है। एंड देयर मे बी मोर देन 10 मिलियन, अभी 10 मिलियन ऐसी स्पीशीज हैं जिनको भी हमने डिस्कवर ही नहीं किया। बात समझ रहे हैं ना? वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला बाकी है। 10 मिलियन, एंड दैट्स नॉट इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। वी हैव स्टडीड ओनली 5% ऑफ स्पीशीज वी नो। अब ये चीज कि हमने सिर्फ 5% को अभी तक डिस्कवर की है, बाकी को भी हमने डिस्कवर नहीं किया। देखें कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करेगा। ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोरेशन हैज डिक्रीज्ड, नॉट एट ऑल। ऑप्शन बी, फ्यूअर पीपल आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग देन इन द 19th century, दोनों का कंपैरिजन नहीं दिया, ठीक है। ऑप्शन सी, recent developments have made exploration less exciting. He didn't mention about excitement. Option D, we are wrong to think that exploration is no longer necessary. Why? We have only discovered 5%. 95% is still left. अभी हमने 15 लाख को नाम दिया है, 10 लाख लाइक 10 मिलियन, 1 करोड़ स्पीशीज अभी बाकी हैं, और हमने बैक्टीरिया की भी बात नहीं की, बैक्टीरिया की भी लाखों इकसाम है। सो दैट मीन्स वी आर रॉन्ग टू थिंक दैट एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी। डी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे ना वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे आइडियाज हैं। एक आइडिया वहां पे समझने, फिर देखना अच्छा उसने जब ये बात की है कि हमने इतने को डिस्कवर किया, अभी सिर्फ 5% को किया है, 95 रहते हैं, तो उसकी जगह पे क्या होगा, वी आर रॉन्ग टू थिंक दैट एक्सप्लोरेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, इन द 6th paragraph, when discussing the definition of exploration, the writer argues that कि एक्सप्लोरेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो 6th पैराग्राफ में राइटर क्या आर्ग्यू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, ये आपको सेकंड पेज पे मिलेगा, सेकंड पेज पे सेकंड पैराग्राफ। ईच डेफिनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन डिफरेंट है, एंड ट्रेंड्स टू रिफ्लेक्ट द फील्ड of endeavor of each pioneer. It was the same whoever I asked. The prominent historian would say exploration was a thing of the past. The cutting edge scientist would say it was the present. क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन हर बंदे के नजदीक अलग अलग है। हिस्टोरियन से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा, किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा। तो डेफिनेशन एक्सप्लोरेशन की हर बंदे के नजदीक अलग अलग है। अब देखें कौन सा ऑप्शन है जो मैच करते हैं। हिस्टोरियन ने कुछ और बताया, साइंटिस्ट ने कुछ और बताया। ऑप्शन ए, पीपल टेंड टू रिलेट एक्सप्लोरेशन टू देयर ओन प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स, और वो क्या था, हिस्टोरियन के इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सप्लोरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, साइंटिस्ट के इंटरेस्ट के मुताबिक एक्सप्लोरेशन इज समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दैट। अब जब आपको राइट आंसर मिल गया, श्योर हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है।
Question number 32. In the last paragraph, the writer explains that he is interested in. Last paragraph पे आए. Writer is interested in. Okay, last paragraph, and the writer is interested in something. फर्स्ट लाइन में आई डिक्लेयर माई ओन बाइस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहां पे हमने 38 39 का आंसर ले लिया है. ठीक है, अब अगर पढ़ना है तो इससे आगे पढ़ें, ये 2-4 लाइंस छोड़ के पढ़ें. बल्कि हमने 40 का आंसर भी यहां से ले लिया, इससे आगे पढ़ें. ठीक है, ओके, लेट्स डू इट टुगेदर. इसको मैं पढ़ रहा हूं. अवर प्लेनेट लाइज, लैंड ऑफ सरफेस जो हमने पढ़ा था ना, यहां से पढ़ रहा हूं लास्ट पैराग्राफ. Okay, all right. Our planet lies. Exploration of it is now down to the details. The habits of microbes, says, or the grazing behavior of buffalo. Aside from the deep sea and deep underground, it's the era of specialists. However, this is to disregard the role of the human mind has to in conveying remote places. That this is what interests me. How a fresh interpretation even of a well traveled route. अच्छा, अब वो ये पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखें, एक बंदा चाइना गया, उसने चाइना पे जाके एक बुक लिखी, लेकिन अब उसकी फ्रेश इंटरप्रिटेशन क्या है? एक बंदा 2010 में चाइना गया था तो उसने उस वक्त का लिखा, एक बंदा 2024 में चाइना से होके आया. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. हाउएवर, दिस इज टू डिसरिगार्ड द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड has in conveying remote places, and this is what interests me. How a fresh interpretation even of a well traveled route can give its reader new insights. अब देखें इसके लिए कौन सा ऑप्शन. ऑप्शन, yes, it's option A is how someone's personality is reflected in their choice of places to visit. No. Option B, human ability to cast new light on places that may be familiar. Cast new light की जगह पे क्या वर्ड आया? फ्रेश इंटरप्रिटेशन. फ्रेश इंटरप्रिटेशन का मतलब है टू कास्ट न्यू लाइट, और उसके आगे उसने क्या बोला? कास्ट न्यू लाइट ऑन प्लेसेस दैट मे बी familiar. familiar की जगह पे क्या आ गया? However, this is to disregard the role of human mind has in conveying remote places, and this is what interests me. How a fresh interpretation even of a well traveled route. वेल ट्रेवल्ड रूट का क्या मतलब है? इट मीन्स अ प्लेस दैट यू आर familiar with, right? So correct answer for 32 is option B. Cast new light का मतलब है fresh interpretation and may be familiar. इसकी जगह पे वर्ड आ गया well traveled route. Okay? All right. अच्छा जी, अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चंस हैं. There are 5 questions, list of explorers, और उसके साथ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं. अब यहां पे आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले देखना है क्वेश्चंस हैं 5 और एक्सप्लोरर्स भी हैं 5. अगर तो क्वेश्चंस 5 हैं, एक्सप्लोरर्स 5 हैं, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप पहले देखें ए, पीटर फ्लेमिंग कहां पे दिया हुआ है. पीटर फ्लेमिंग, गो बैक एंड सी वेयर पीटर फ्लेमिंग इज. ऑलराइट, थर्ड पैराग्राफ में आपको पीटर फ्लेमिंग मिल गया. अब हम करेंगे क्या? हम पीटर फ्लेमिंग की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ के दरमियान में आ जाए सब लोग. एक्सप्लोरर एंड ट्रेवल राइटर, ये 4th लाइन है. मिल गया सबको? एक्सप्लोरर एंड ट्रेवल राइटर पीटर फ्लेमिंग टॉक्स ऑफ द मोमेंट when the explorer returns to the existence he has left behind with his loved ones. क्या बात कर रहे हैं? जब एक्सप्लोरर अपने घर वापस आता है. ठीक हो गया? All right. The traveler who has for weeks or months seen himself as a puny and irrelevant alien and all that. Last line पे आ जाएं. Other, okay. Now he's mainly talking about the feeling when the explorer comes back home. देखें कोई ऑप्शन. Question number 34. He described feelings on coming back home after a long journey. Well done. Question number 34 का आंसर क्या हो जाएगा? A. अब आपने क्या करना है? आपने नंबर 34 को काट देना है, ताकि अब आप इसको गलती से भी दोबारा ना पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट ना करें.
पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 3 रीडिंग का, उसमें देखें पार्ट 1 में क्या हुआ, आप वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, वो आपका एक बेसिक लेवल है। पार्ट 2 में उससे, अब ये पार्ट 3 में आपको आइडियाज को इंटरप्रेट करना है, देन यू विल फाइंड द आंसर। अच्छा जी, इसके बाद है रैन फियनेस। रैन फियनेस, वापस जाएं, देखें रैन फियनेस की कहां पे बात हो रही है, और ये ऑर्डर में है। रैन फियनेस, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है जी रैन फियनेस। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Here is how, second page, first paragraph. Here is how some of today's explorers define the word. Rand Fiennes, dubbed the greatest living explorer, said, ये जो inverted commas हैं ये बड़े important होते हैं इस question type में. An explorer is someone who has done something that no human has done before. इसका क्या मतलब है, कोई फायदे वाली चीज उसने की है जो किसी शख्स ने नहीं की, and also done something scientifically useful. जाएं जाके देखें कौन सा ऑप्शन है, कि कोई ऐसा काम किया जो किसी ने पहले नहीं किया और वो काम भी यूजफुल है। गुड। 35 is he worked for benefit of special groups of people. Absolutely not. It's 37. He defined exploration as being both unique. Unique क्या है, कोई ऐसा काम जो कभी किसी इंसान ने नहीं किया, आपने किया, ठीक है, and value to others. Value की जगह पे वर्ड आ गया useful to humanity का वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, yeah, something that no human has done before, ये unique हो गया, and also done something scientifically useful. Scientifically useful. So correct answer for question number 37 is B. अब आप 37 को भी एक क्रॉस लगा दें ताकि आप इसको दोबारा ना पढ़ें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप आए क्रिस, ऑप्शन सी, यू आर गोइंग टू रीड अबाउट क्रिस। इसी से आगे चलें, let's read about Chris. Okay. Chris Boynton, a leading mountaineer, felt exploration was to be found in the act of physically touching the unknown. कि physically touching the unknown, कि आप जो नहीं पहाड़ सर करते हैं वो उसको physically touch करते हैं unknown को। You have to have gone somewhere new, और उसके बाद आ गया रॉबिन। अब इतना सा पढ़ने के बाद go through the options which are left and see if there is any option which matches. और मेन उसने बात की है physically touching the unknown. You have to go somewhere new. देखें 33 क्या है, ट्रांसपोर्ट यूज, ट्रांसपोर्ट की बात हुई नहीं। 35 क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात हुई नहीं। 36 क्या है, he did not consider learning about oneself an essential part of exploration, not at all. इसका मतलब है उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। और इसका क्या मतलब है, अब हमें एक नाम 2 दफा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि ये नहीं है कि हर बंदे की स्टेटमेंट हो, इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब हमें जो बाकी के नाम रह गए डी और ई, इनमें से कोई एक हमें 2 दफा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आए ऑप्शन डी पे, डी है रॉबिन, रॉबिन हैनबरी। सेम पैराग्राफ में रॉबिन हैनबरी अगला ही है, ठीक हो गया। अच्छा, जबरदस्ती का ऑप्शन नहीं ठोंसना कि ये कुछ ना कुछ तो फिर लगाना ही है ना, वो नहीं है कि खाली भी हो सकता है। और अगर कोई नहीं समझ आ रहा उसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें, एंड पे जो ऑप्शन बच जाए उसको मैच कर लें, राइट। अच्छा, रॉबिन हैनबरी टेंशन, ऑलराइट, campaigner on behalf of remote so-called tribal people said, अब ये inverted commas important है, a traveler simply records information about some far off world and reports back. कि ट्रैवलर क्या करते हैं, किसी दूर के इलाके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है और वापस आगे बताते हैं। बट एन एक्सप्लोरर चेंजेस द वर्ल्ड, एक्सप्लोरर तो दुनिया को चेंज कर देता है। आगे विल्फ्रेड आ गया। अब देखें जरा इसकी कोई ऐसी चीज, All right, 33 is he referred to relevance of the form of transport, नहीं, form of transport नहीं आया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है 35 and 36। 35 है he worked for the benefit of specific group of people, या फिर हो सकता है he did not consider learning about oneself an essential part of exploration. Let's go back.
Let's go back. All right. So, all right. What he says about some far off word and reports back, but an explorer changes the word. Wilfred Sager, who crossed Arabia's empty quarter in 1946. Okay. अच्छा ये विल्फ्रेड का तो नाम नहीं ना दिया हुआ यहाँ पे, वो लास्ट है. Okay, okay. Anyways, let's just read this. Who crossed Arabia empty quarter and belongs to an era of unmechanized travel, now lost to the rest of us, told me if I'd gone across by camel. ये camel वाला तो लिखे ना पहले. Camel क्या है? ट्रांसपोर्ट. ये लिखें पहले. ये किसने बोला है? विल्फ्रेड. विल्फ्रेड सैगर, कैमल. तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका आंसर हो जाएगा ई. ठीक हो गया. इसका आंसर ई लिख के इसको भी क्रॉस कर दें. अब हमारे पास रह गया 35, 36. ठीक है. और दो नाम रह गए हमारे पास, एक रॉबिन और एक विल्फ्रेड का. ठीक है. ऑलराइट, ये रॉबिन का दोबारा पढ़ते हैं. वापिस आए रॉबिन पे. ओके, देन रॉबिन हेनरी टेंशन. ऑलराइट, ये क्रिस की होगी. ठीक है, ये रॉबिन पे दोबारा पढ़ रहा हूं. देन रॉबिन हेनरी टेंशन, अ कैंपेनर ऑन बिहाफ ऑफ रिमोट सो कॉल्ड ट्राइबल पीपल. वाओ, ये देखें जरा. ऑन बिहाफ ऑफ so called tribal people. When you work on behalf of someone, specific group. वापिस आए, कौन सा क्वेश्चन है? He worked for the benefit of specific groups of people. Benefit of specific group की जगह पे वर्ड आ गया on behalf of. ठीक है, तो 35 का आंसर हो गया D. अब क्या रह गया? 36. He did not consider learning about oneself an essential part of exploration. हमारे पास लास्ट ऑप्शन है विल्फ्रेड. इसी को आगे पढ़ते हैं. अच्छा, कैमल से आगे मैं पढ़ रहा हूं. If I had gone across by camel when I could have gone by car, it would have been a stunt. To him, exploration meant bringing back information from a remote place, regardless of any great self-discovery. अब ये कौन सा ऑप्शन है? 36. He did not consider learning about oneself. Learning about oneself को क्या कहते हैं? Self discovery. Self discovery, an essential part of exploration. दोबारा पढ़ें ये ऑप्शन. To him, exploration meant bringing back information from a remote place, regardless of any great self discovery. तो ये क्या हो गया? हाँ, ये लास्ट लाइन है. सेम पैराग्राफ, लास्ट लाइन. To him, exploration meant bringing back information from remote place. So question number 36, he did not consider learning about himself. Learning about himself का मतलब है self discovery, an essential part of exploration. 36 का आंसर हो गया ऑप्शन ई. अब जरा देखें, ऑप्शन ई हमने 2 दफा यूज की है. ठीक है, और कौन सा ऑप्शन हमने यूज नहीं किया? सी हमने यूज नहीं किया. ठीक है, तो ये इस तरह भी ये हो सकता है. ये सारी पॉसिबिलिटीज ज़हन में रखनी है. राइट, ओके.